हेलो फ्रेंड्स, ये सीजी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, ओके, उसका प्रीलिम्स का 2016 का पेपर है। इसे मैं 4 पार्ट्स में आपके सामने प्रेजेंट करूंगी और इस वीडियो में ना ही मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगी बट उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी जो आपके सब्सिक्वेंट आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो डू वॉच दिस वीडियो। एंड हमारे चैनल पे ये पूरी सीरीज डली हुई है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। एट द सेम टाइम हमने काफी सब्जेक्ट्स भी डिस्कस किए, उनको भी वॉच कीजिए। Let's see the first question which says non-cognizable offense means an offense where, ये बोल रहा है non-cognizable offense होते हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एंड पुलिस ऑफिसर कैन ग्रांट बेल, ओनली कोर्ट कैन ग्रांट बेल। तो अगर आप देखेंगे 2L, तो यहाँ पे डिफाइन है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और वहां लिखा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता एंड कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड। तो पुलिस ऑफिसर जो है अगर वो अपॉइंट, पहला सवाल यह है कि क्या पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो कौन सा पुलिस ऑफिसर होगा? क्या वो बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होगा? क्या वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट किया हो ऐसा पुलिस ऑफिसर होगा? क्या वो रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा? या ही इज नॉट द बिलो द रैंक ऑफ inspector and has not been taken part in investigation? So this is the correct answer। मैं से आपको explain करती हूँ। So देखिए, अगर आप section 25 of CRPC देखेंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि assistant public prosecutor कौन होगा, कैसे अपॉइंट किया जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये अपॉइंट, हु विल अपॉइंट असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी स्टेट गवर्नमेंट। 25 का 2 बोलता है कि नो पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो 25 का 2 पुलिस ऑफिसर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए बार लगाता है एंड 25 का 3 जबकि क्या कहता है, उसके साथ एक प्रोवाइजो भी जुड़ा हुआ है। वो कहता है कि अगर जहां पे कोई पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हो वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी व्यक्ति को, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू प्रोवाइजो। और प्रोवाइजो क्या कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने पार्ट ना लिया हो इन्वेस्टिगेशन में और जो कि इंस्पेक्टर की रैंक से अबव लेवल का हो। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोवाइजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 CRPC एज security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding। तो जो बॉन्ड 109 में गुड बिहेवियर का जो बॉन्ड होता है सस्पेक्टेड पर्सन से जो भरवाया जाता है वो कितने पीरियड का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो सिर्फ 1 साल का हो सकता है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ये इसकी मार्जिनल हेडिंग है। मार्जिनल हेडिंग क्या होती है? जो बोल्ड शब्दों में लिखी होती है सेक्शन के आगे, वो मार्जिनल हेडिंग होती है। सो ये उसकी मार्जिनल हेडिंग है। ये कहता है कि जेएम फर्स्ट क्लास रिसीव, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने कोई भी उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसको कंसील करने की बात कर रहा है और उसे जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसको रीजन टू बिलीव होता है दैट वो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस या तो उसको कंसील कर रहा है या उसे करने वाला है, तो जो अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है, इफ ही थिंक्स फिट, तो वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है गुड बिहेवियर का। बट वो जो बॉन्ड होता है विथ और विदाउट सिक्योरिटी दोनों केस में हो सकता है, लेकिन बस एक कंडीशन है कि वो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है।
ये क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डायरेक्टेड टू अपलोड ऑनलाइन कॉपी ऑफ एफआईआर विद इन 24 आवर्स ऑफ लॉजिंग। किस केस में ये कहा गया कि जो भी एफआईआर लॉज होगी उसको आपको 24 घंटे में जो वेबसाइट प्रोवाइडेड है उसकी एक कॉपी वहां अपलोड करनी होगी। तो ये यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया और ये केस कब का है? 2016 का केस है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जैसे कि कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, या तो कोई सेक्सुअल नेचर का ऑफेंस हो, टेररिज्म का ऑफेंस हो या पॉक्सो एक्ट का ऑफेंस हो, उनमें छूट दी गई, उनकी कॉपी आपको नहीं अपलोड करनी पड़ेगी। या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ पे ये 24 की लिमिट एक्सटेंड हो सकती है 48 आवर्स तक और 48 की 72 आवर्स तक हो सकती है, उससे बियॉन्ड नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज provision for legal aid to accused are provided under which of the following section of CRPC? Legal aid मतलब सहायता देना, लीगल सहायता देना, राइट तो ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ है? सो मैं पहले आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन आर्टिकल 39A में दिया हुआ है। ठीक है, ये सवाल सीआरपीसी से है। सीआरपीसी में ये प्रोविजन है सेक्शन 304 में। अब ये कहता क्या है? ये सेक्शन कहता है कि जो लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी अक्यूज को, वो स्टेट के एक्सपेंस पे की जाएगी। जो फी होगी एडवोकेट की वो भी स्टेट देगा, लेकिन उन्हीं केसेस में जहां पे ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन की समक्ष बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन चल रही हो। एंड इस सेक्शन में वर्ड शैल है, तो मतलब मैंडेटरी है कि देनी ही पड़ेगी। कब देनी पड़ेगी? जब वो व्यक्ति जो विक्टिम है वो अपना प्लीडर खुद एंगेज नहीं कर सकता, मतलब वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है प्लीडर एंगेज करने के। इसका जो सबसेक्शन 3 है विच इज इंपॉर्टेंट, विच सेज अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी और कोर्ट में भी ये पर्टिकुलर प्रोविजन एनफोर्स करा सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। कहने का मतलब कि अभी सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो ट्रायल चलती है उन पे 304 एप्लीकेबल है, मतलब सिर्फ उन्हीं में आपको फ्री लीगल एड का प्रोविजन मिलता है। अगर चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो किसी और कोर्ट में भी लागू कर सकती है। नेक्स्ट सवाल, benefit of plea bargaining cannot be given to an accused if he has committed offense। तो plea bargaining का जो एक चैप्टर इंसर्ट किया गया था, चैप्टर का है नंबर, चैप्टर का नाम है प्ली बार्गेनिंग, चैप्टर का नाम है नंबर है 21A और ये इंसर्ट किया गया था 2006 में। ओके, और ये कंसिस्ट करता है फ्रॉम सेक्शन 265A से लेके 265L। ओके, अब प्ली बार्गेनिंग कहाँ कहाँ नहीं लगता है, कहाँ कहाँ आप बार्गेन नहीं करा सकते हो? तो वहां पे जहाँ पे जो ऑफेंस है वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के से रिलेटेड है, या कोई वुमेन के अगेंस्ट है, या किसी ऐसे बच्चे के अगेंस्ट है जिसकी उम्र 14 साल से कम हो। सो यहाँ पे वही आंसर होगा। यहाँ पूछा था कि कहाँ पे आप नहीं, कैन नॉट गिवन, कहाँ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑफेंस रिलेटेड टू चिल्ड्रन बिलो 14 years of age। Next question says, in summary trial, maximum punishment up to dash can only be imposed। तो summary trial में सिर्फ 3 महीने की सजा दी जा सकती है और प्रोविजन इसका दिया हुआ है सेक्शन 262 के सबसेक्शन 2 में, और ये जो चैप्टर है summary trial का वो 21 है। Next question, the bar of taking cognizance after lapse of period of limitation as stated in section 468 subsection 2 of CRPC does not apply if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding dash years। तो हम 468 का प्रोविजन समझ लेते हैं। 468 कहता है कि अगर कोई ऑफेंस सिर्फ फाइन से पनिशेबल है तो उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो 6 months होगा। अगर कोई ऑफेंस टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year, 1 साल से ज्यादा नहीं है पनिशेबल, तो उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो 1 year होगा। और कोई अगर ऐसा कोई ऑफेंस है, एक्सक्यूज मी, जो एक्सीडिंग 1 साल से ज्यादा है बट 3 साल से कम है, मतलब 1 से 3 साल तक है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा? 3 साल होगा। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 3 साल से ज्यादा पनिशेबल है, एक्सीडिंग 3 years है, तो उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि डज नॉट अप्लाई, कब अप्लाई नहीं होगा? जबकि जो ऑफेंस है वो पनिशेबल इन टर्म्स ऑफ एक्सीडिंग अगर 3 years होगा। ओके, नेक्स्ट इज
आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय, सो फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था। लेकिन सपोज यहाँ पे तीन ये नाम होते, किसी का सपोज किसी एक्स वाई जेड का नाम होता एंड देन लॉर्ड मैकॉले होता, तो आपका आंसर होता लॉर्ड मैकॉले। सो एक्चुअली फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा आईपीसी ड्राफ्ट किया गया और जो उस वक्त पे प्रेसिडेंटशिप थी ड्राफ्ट करने की, वो लॉर्ड मैकॉले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इज नॉट अट्रैक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस। मेंस रिया का जो डॉक्ट्रिन है वो कौन से कैटेगरी के ऑफेंसेस में अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो ऑफेंस होंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नेचर के, उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा। और जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंस होते हैं वो ऐसे ऑफेंस होते हैं जो पब्लिक, जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिंग वॉर, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है, इसका सेक्शन प्रोवाइडेड है 121, काउंटरफीटिंग क्वाइंस 232, एग्जाम्पल है सेडिशन 124A एंड पब्लिक न्यूसेंस 268। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं आईपीसी में जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नेचर के हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया अट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is IPC not applicable। इन चार में से किस पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। सो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है, नहीं होता था। कब से? लेकिन एक अमेंडमेंट लाई गई और अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को कॉन्स्टिट्यूशन में से रिमूव कर दिया गया। ओके, एंड उसी की वजह से लेटर चेंजेस हुए एंड नाउ जम्मू एंड कश्मीर पे भी हमारे सारे लॉज इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज रिडंडेंट नाउ एंड इट इज ऑफ नो यूज। तो नाउ सारे एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। Next question is nothing is an offense which is done by child under dash years of age। तो 7 साल से छोटा कोई बच्चा क्राइम करता है तो उसे ऑफेंस नहीं मानते हैं। ये कहाँ प्रोवाइडेड है? सेक्शन 82 में प्रोवाइडेड है, और इस कॉन्सेप्ट को डोली इन कैपिक्स का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A instigate B to instigate C to murder Z. Accordingly, B instigates C and C committed the murder of Z. Who will be liable for punishment? यहाँ पे ये बोल रहा है कि A ने B को इंस्टिगेट किया कि C को इंस्टिगेट करो कि जाके Z का मर्डर कर दो। अकॉर्डिंगली C ने Z का मर्डर भी कर दिया, तो क्या ऑफेंस होगा? सो लुक, ए बी सी तीनों पनिशेबल होंगे, लेकिन किस किस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ अ थिंग की बात करता है। ये कहता है कि अबेटमेंट 3 टाइप से की जा सकती है, इंस्टिगेशन से, कॉन्स्पिरेसी से और इंटेंशनल एड से। ओके, अब सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन 4 कहता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर आप किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करते हो तो वो भी ऑफेंस होगा। सो इस क्वेश्चन में अबेटमेंट, ऑफेंस का अबेटमेंट किया गया तो वो भी एक ऑफेंस होगा। जो सी है जिसने एक्चुअल में मर्डर किया, उसका जो चार्ज होगा वो होगा मर्डर का, मतलब वो मर्डर के लिए लायबल होगा। एंड जो ए और बी है जिन्होंने उसे इंस्टिगेट किया मर्डर करने के लिए, वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर से का चार्ज बनेगा, और मतलब अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए पनिशेबल होंगे, लेकिन चार्ज जो बनेगा उन पे, वो चार्ज बनेगा 302 यस, रेड विथ 109। Why 109? Because 109 सेक्शन कहता है कि अगर किसी ऑफेंस का पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अबेटमेंट ऑफ मर्डर का पनिशमेंट आपको नहीं दिया हुआ है, तो जिस ऑफेंस के लिए क्राइम हो रहा है उसी का चार्ज आप फ्रेम करोगे रेड विद 109। ओके, सो इट इज क्लियर नाउ दैट इनका जो चार्ज बनेगा ए और बी का, वो बनेगा 302 रेड विद 109, और सी का जो चार्ज बनेगा वो ओनली 302 का चार्ज बनेगा, लेकिन all of them will be punishable. Give me a second. Yes. ये अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो इलस्ट्रेशन 2 ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ 108 डायरेक्टली इसी पे बेस्ड है।
Next question is, man is said to commit rape if he has sexual intercourse with a woman with or without her consent if her age is below dash years of age. तो सेक्शन 365 सॉरी 375 जो रेप से डील करता है उसका 6th कहता है कि अगर किसी भी महिला के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है उसकी कंसेंट के साथ या उसकी कंसेंट के बिना तो वो रेप कॉन्स्टिट्यूट होगा। अब उसमें महिला की जो एज है वो फिक्स कर दी गई है। पहले 2013 के जो पहले एज थी वो थी 16 साल। ओके, एंड नाउ जो एज है 2013 के बाद वो है 18 साल। ओके, सो टू मेक इट क्लियर अगेन आई एम सेइंग 18 साल से छोटी किसी महिला के साथ अगर उसकी कंसेंट के साथ या उसकी कंसेंट के बिना अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड एक केस लॉ है, वो है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 में ये केस डिसाइड हुआ था। ये जो केस है ये 375 के एक्सेप्शन 2 से रिलेट करता है जो कि मैरिटल रेप से डील करता है। वो कहता है उसमें पहले जो एज थी महिला की वो थी 15 साल जिसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 18 साल। मतलब कोई भी ऐसी महिला जो शादीशुदा है अगर उसके साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी कंसेंट के बिना या उसके कंसेंट के साथ किया जाता है तो वो रेप के दायरे में आएगा। तो एज इज नाउ 18 इयर्स। डू रिमेंबर दिस केस, ये केस काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Next question is, the Criminal Law Amendment Act 2013 has added a new section 376D. What does it relate to? ये गैंग रेप से रिलेटेड है एंड इस गैंग रेप जो पनिशमेंट है 376D के तहत वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 20 years विच इज एक्सटेंड टू लाइफ। और यहाँ पे लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ मीन्स रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ प्लस फाइन, और जो ये फाइन है ये विक्टिम को दिया जाएगा। इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट विल बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following case has the constitutional validity of section 377 IPC been upheld by Supreme Court? तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सेक्शन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था? तो इसकी हम टाइमलाइन देख लेते हैं। एक्चुअली 3 केसेस हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्शन 377 आईपीसी से रिलेटेड है। पहला जो केस हुआ था वो 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था, विच इज नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, जिसने आर्टिकल 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2014 में एक केस गया जिसका नाम था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन, जिसने 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। लेटर रिसेंटली इन 2018 एक केस आया नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने अगेन 377 को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा, सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, और ये कहा कि अगर दो मेजर लोग अपनी दोनों की सहमति के साथ अगर वो सेम सेक्स से भी बिलोंग करते हैं और किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में प्राइवेटली इन्वॉल्व होते हैं तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ओके, सो ऑन दैट पार्ट, सिर्फ वो पार्ट सेक्शन 377 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया जो उसे क्रिमिनलाइज करता था। Next question is, what does the recent Supreme Court judgment in Subramaniam Swamy versus Union of India relates to? तो Subramaniam Swamy versus Union of India का judgment ये 499 and 300 सेक्शन जो डिफेमेशन से रिलेटेड है उसको सपोर्ट करता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड करता है, सपोर्ट करता है। एक्चुअली इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है वो चैलेंज की गई थी ये कह के कि ये वॉयलेटिव है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में प्रोवाइडेड है। तो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड, सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर
Section 391 IPC, what is the maximum number of person that are required? तो डकैती करने के लिए मिनिमम 5 लोग रिक्वायर्ड होते हैं और डकैती जो है वो पनिशेबल है सेक्शन 395 में एंड उसका जो इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है वो है फॉर लाइफ और या तो लाइफ होगा या फॉर अ टर्म अप टू 10 साल तक, उसके साथ फाइन भी। Next question says, in which of the following are provisions related to injunction mentioned? Injunction से related कहाँ कहाँ provisions provided है? ये CPC का सवाल है और ये आंसर है इसका सेक्शन 95 एंड ऑर्डर 39, ये दोनों इंजंक्शन से के रिलेटेड बात करते हैं। ऑर्डर 39 जो है वो है टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये स्पेसिफिकली इंजंक्शन से रिलेटेड है। अब सेक्शन 95 क्या कहता है? ये कहता है कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन सफिशिएंट ग्राउंड अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50,000। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, अरेस्ट गलत होता है या अटैचमेंट इंजंक्शन गलत होती हैं, तो उसमें कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, लेकिन वो जो कॉम्पनसेशन है वो 50,000 से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। डू रिमेंबर दिस लिमिट ऑफ 50,000 बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। Next question says, which of the following properties are not liable to attach an execution of decree? So CPC में section 60 कहता है कि क्या चीजें एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान अटैच की जाएंगी और क्या चीजें अटैच नहीं की जाएंगी। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो अटैच नहीं किए जाएंगे। देखिए सेक्शन 60 में वही चीजें अटैच की जाती हैं जिनसे आप या उनको बेच के पैसे ले सकते हैं या जिनसे आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर कोई चेक है, अगर आप उसको प्रेजेंट करें और उस चेक को प्रेजेंट करके आपको कुछ पैसे मिल जाए, या कोई लैंड है जिसको बेच के आप पैसे ले सकते हैं, तो वही एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अटैच होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट को अटैच करने का कोई पर्पस नहीं है, बिकॉज अगर अटैच कर भी लेंगे तो उसको बेच से कुछ मिलेगा नहीं, राइट। Next question is, garnishee is a person who is, garnishee व्यक्ति होता है, वो कौन होता है? वो डेटर ऑफ जजमेंट डेटर। सो जब एक सूट डिसाइड होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है जजमेंट डेटर, एक होता है जजमेंट क्रेडिटर। ओके, जजमेंट डेटर जो होता है, जिसे हम डिक्री होल्डर भी बोलते हैं, ये वो व्यक्ति होता है जिसने केस जीता होता है। तो उसका भी जो डेटर होता है, जजमेंट डेटर का भी जो डेटर होता है, वो गार्निशी कहलाता है। और इसका प्रोविजन आपको मिलेगा ऑर्डर 21 रूल 46 टू 46L, 46A टू 46L। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आर इशूड बाय सिविल कोर्ट। सो इसमें पूछा है कि कब इंटरलोकेटरी ऑर्डर इशू किए जाते हैं सिविल कोर्ट के द्वारा। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट टू समन अ पर्सन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट ये इशू किए जाते हैं। प्रोविजन इज गिवन अंडर ऑर्डर 39। ओके, एंड ऑर्डर 39 का जो रूल 6 to 10 है वो स्पेसिफिकली इंटरलोकेटरी ऑर्डर की बात करता है, एंड जो रूल 1 to 5 है वो टेम्पररी इंजंक्शन की बात करता है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 80 CPC डील्स विद? तो सेक्शन 80 CPC जो है वो नोटिस की बात करता है, और वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर आप कोई सूट लाना चाहते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, ऐसे किसी ऑफेंस के रिलेटेड जो एक्ट उसने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया हो, तो आप जनरल नहीं ला सकते। उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, और नोटिस देने के बाद भी अगर 2 महीने का टाइम बीत जाता है, उसके बाद ही आप सूट दाखिल करेंगे। ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट। ये आंसर है रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेक्शन 80 इसकी बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अंडर CPC as amended in 1999 the number of adjournment are limited to। so adjournment जो है उसका प्रोविजन आपका है ऑर्डर 17, एंड CRPC में हम बात करें तो CRPC में adjournment का प्रोविजन है सेक्शन 309। और ये जो अमेंडमेंट है ये आपकी 2002 से इन्फोर्स हुई थी। ये अमेंडमेंट में कहा गया कि जो adjournment है अब
3, मैक्सिमम आप 3 एडजर्नमेंट दे सकते हैं। Last question says, which of the following is not a part of expression decree as defined under section 2 subsection 2 of CPC? So यहाँ पे options है adjudication by civil court, conclusive determination of rights, any order of dismissal for default, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन है क्या डिक्री का पार्ट नहीं होगा। सो कोई भी डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट डिक्री का पार्ट नहीं होगा। और डिक्री में क्या क्या इंक्लूड है, रिजेक्शन ऑफ क्लेम डिक्री में इंक्लूड होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 डिक्री में इंक्लूड होता है, डिसमिसल ऑफ फॉर डिफॉल्ट इंक्लूड नहीं होता है, और कोई भी एजुडिकेशन जिसके अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है वो भी डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर इस पूरे पेपर को देखने के बाद आपको लगता है कि ये कहीं से भी आपको हेल्पफुल है तो डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, अगर आपको कोई टॉपिक्स नहीं समझ आ रहा है या अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट कौन सा पेपर डिस्कस करूं, अगर आप उसका भी चाहते हैं कि बताएं मेरे को, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू डू द सेम। थैंक यू।